नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आर्य स्पीसेस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि यूपीएससी सीएससी 2023 यानी 2023 का जो प्री का एग्जामिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, वो 28 मई 2023 को होने जा रहा है। और उसमें आप लगभग मान के चलो कि 50 से 60 दिन ही बचे हैं। और उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप 10 सालों के जो भी अगर आप पी वाई क्यू माय डिफरेंस करते हैं तो अच्छे से उनको कंप्लीट करो। यानी प्रत्येक का डायरेक्ट आंसर न देखो, उनका ऑप्शन के साथ है उसको अच्छे से एनालिसिस करो। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि विजन आईएएस की जो PT 365 है उसको भी अच्छे से कंप्लीट एनालिसिस करो माय डियर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अच्छी तैयारी के लिए आप 30 से 35 जो है अब एक दिन छोड़कर और एक दिन आप इसके जो है प्री के टेस्ट भी लगाओ माय डियर फ्रेंड्स। मॉक टेस्ट लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ जरूर माय डियर फ्रेंड्स जो है टेस्ट लगाओ, ताकि आपकी जो है तैयारी वो अच्छी हो जाए। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको अपने 2013 से लेकर 2021 तक जो भी इन्वायरमेंट के अंदर जो भी PYQ थे यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन के, तो वो माय डियर फ्रेंड्स अपने अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अपने जो है 2022 जो कि लास्ट है, 2022 के जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर प्री एग्जामिनेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको अच्छे से अपने कंप्लीट करेंगे। आज हम 139 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले अपने 138 जो है माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट के कंप्लीट कर चुके हैं। और वो आप प्रीवियस जो है क्लास जो प्लेलिस्ट में जाकर माय डियर फ्रेंड्स देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 139 क्वेश्चन से। इसमें है कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। देखो इसमें आर्द्रभूमि यानी झील दे रखी है और यहाँ पे उनका स्थान दे रखा है, और आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित है माय डियर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो आर्द्रभूमि की बात करते हैं, वेटलैंड की बात करते हैं, तो आपने रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा होगा, रामसर संधि के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में कुछ एक बेसिक जो बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ। देखो रामसर कन्वेंशन की बात करें या रामसर संधि की बात करें या फिर रामसर ट्रीटी की बात करें, तो ये कब 2 फरवरी 1971 को माय डियर फ्रेंड्स होती है। कब? 2 फरवरी 1971 की। तो रामसर जो है वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ईरान में एक जगह का नाम है और जहाँ पे ये सर्वप्रथम होती है रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971। और जो ये है ये प्रभावी रूप से कब लागू होती है, यानी ये प्रभाव में कब आती है, तो ये 21 दिसंबर 1975 को, 21 दिसंबर 1975 को ये क्या है प्रभावी रूप में आती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन जो कि वेटलैंड यानी आर्द्रभूमियों के संरक्षण का माय डियर फ्रेंड्स काम करती है। तो इसकी थी जो बेसिक जो बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब बात करते हैं अपने आते इंडिया पर। देखो माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर आर्द्रभूमि की बात करूं तो इंडिया में भी 4 प्रकार से अपने आर्द्रभूमियों को पढ़ सकते हैं। देखो किस प्रकार से। सबसे पहले बात करूं तो मैं हिमालयी क्षेत्र की आर्द्रभूमियाँ, कहाँ की? हिमालय क्षेत्र की आर्द्रभूमियाँ। और 2 नंबर बात करें तो अपनी गंगा के मैदान की आर्द्रभूमियाँ, गंगा की मैदान की। और नेक्स्ट मैं बात करूं तो अपने मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान के लिए जो भी आर्द्रभूमि है, रेगिस्तानी आर्द्रभूमि। और नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो तटीय क्षेत्र में जो भी आर्द्रभूमि है, तटीय क्षेत्र के अंदर जो भी आर्द्रभूमि है। यानी देखो जो भी बातें मैं बता रहा हूँ इतनी बेसिक अगर आपको बातें पता है तो माय डियर फ्रेंड्स आपको मेंस के अंदर लिखने में भी बहुत आसानी होती है। यानी आपको किसी भी प्रकार का अगर वेटलैंड के बारे में लिखना हो तो उसकी आपको कुछ बेसिक बातें आप सबसे पहले वहाँ पे लिखें। उसके बाद में जो प्रॉपर साइट्स के बारे में पूछा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें माय डियर। तो यहाँ की ये जो बातें हैं बेसिक वो बता दी मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो इंडिया के अंदर कुल टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, यानी आर्द्रभूमि जो है वो कितनी वेटलैंड साइट है। अब तक जो माय डियर फ्रेंड्स आर्द्रभूमि है वो 75 जो है इंडिया के अंदर वेटलैंड्स हैं। कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट, जो देखो 75 तो मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर जो अब करंट की है वो मैं आपको बता देता हूँ।
चलिए देखो मैं बात करता हूँ कब 3 अगस्त 2022। 3 अगस्त 2022। देखो माय डियर फ्रेंड्स 3 अगस्त 2022 तक जो है भारत में कुल 54 जो है वेटलैंड साइट्स थी। कितनी? 54। और 3 अगस्त के बाद में 3 अगस्त को कितनी 10 और साइट्स जो है माय डियर फ्रेंड्स से जोड़ दी गई। तो कितनी हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स 64। यानी 3 अगस्त को कितनी 10 नई साइट्स जो है आर्द्रभूमि की जोड़ दी गई और अब टोटल कितनी हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स से 64 3 अगस्त 2022 को। और उसके बाद में जस्ट मात्र ज़्यादा दिन की डिफरेंस नहीं है, 10 दिनों के बाद में यानी 13 अगस्त 2022 13 अगस्त 2022 को 11 नई और साइट्स जोड़ दी जाती हैं। तो अब 64 के अंदर आप 11 ऐड और करते हैं तो कितनी 75 साइट्स जो है पूरी हो जाती है। यानी जो अब तक इंडिया में है 13 अगस्त के बाद में 11 साइट्स 13 अगस्त को और जोड़ दी गई तो कितनी माय डियर फ्रेंड्स 75 जो है साइट्स से वेटलैंड साइट्स जो है आर्द्रभूमियाँ है भारत के अंदर। और ये 10 जो है और ये 11 कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये जो 10 जोड़ी की थी 3 अगस्त को 2022 को, तो ये मैं बता देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे 6 जो साइट जो है वो तमिलनाडु की थी माय डियर फ्रेंड्स। किसकी? तमिलनाडु की। अब देखो तमिलनाडु की कौन कौन सी है वो मैं बता देता हूँ आपको स्पीड से, दवा जितनी हो सके जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपने। देखो कुंथन कुल्लम। और एक बात और बता दूँ कि जब भी तमिलनाडु साइट्स की बात आएगी ना तो पक्षी अभ्यारण्य जितने भी है ज़्यादातर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। किसी भी वेटलैंड साइट्स का नाम आज मान लो आपको नहीं पता है और उसके लास्ट में लिखा है पक्षी अभ्यारण्य तो आपको ज़्यादा नहीं पता है, अगर आपने तुक्का उक्का भी लगाना है तो आप तमिलनाडु के लिए तुक्का उक्का लगाइए माय डियर, ठीक है। अब देखो पहला जो है वो क्या है? कुंथन कुल्लम। कुंथन कुल्लम। कुंथन कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और दूसरी मैं बात करूँ तो मन्नार की खाड़ी, आप अच्छे से जानते हैं भी मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है। मन्नार की खाड़ी को भी वेटलैंड घोषित किया गया है। और तीसरी मैं बात करूँ तो उदयमार्तनपुरम। उदयमार्तनपुरम। उदयमार्तनपुरम ये भी वेटलैंड साइड है माय डियर फ्रेंड्स। ये भी एक क्या है माय डियर फ्रेंड्स? पक्षी अभ्यारण्य है। और नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य। वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और नंबर 5 अगर बात करें तो वेलोड पक्षी अभ्यारण्य। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य। और नंबर 6 की बात करूं तो वेमनूर वेटलैंड। वेमनूर वेटलैंड, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। वेमनूर वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि। ये जो 6 साइट जो है वो 3 अगस्त 2022 को जोड़ी गई थी। और ये टोटल की टोटल किसकी है? ये तमिलनाडु की है माय डियर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा। और दूसरी अगर मैं बात करूं बाकी जो 4 साइट्स रह जाती है, एक गोवा की है, एक उड़ीसा की है और अपने कर्नाटक की है और एक मध्य प्रदेश के, उनके भी मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो क्या सतकोसिया गार्ज 7 नंबर यहाँ पे सतकोसिया। सतकोसिया गार्ज। सतकोसिया गार्ज अगर आपको पता है डायरेक्ट तो आप जिस प्रकार देखो ये आपको पता जरूरी होना चाहिए लोकेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, मतलब ये वेटलैंड साइट है और कहाँ पे अवस्थित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, करंट से भी है और कैसे भी पूछा जा सकता है। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ पे होकेरा आर्द्रभूमि या रेणुका आर्द्रभूमि, तो ये माय डियर फ्रेंड्स होकेरा की बात करें तो ये 2005 के अंदर ये जम्मू एंड कश्मीर की है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की है जो 2005 के अंदर इसे वेटलैंड घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं आपको 75 जो साइट्स हैं, देखो एक क्वेश्चन तो आएगा माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी हालात में आएगा, जो किसी प्रकार से वो पूछ ले। तो यानी 75 साइट्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर लेके जाएं जब भी आप परीक्षा में जाए माय डियर। देखो 7 नंबर मैंने बोला क्या सतकोसिया गार जो कहाँ है माय डियर फ्रेंड्स? ये उड़ीसा के अंदर है। कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद में बात करते हैं 8 नंबर तो नंदा झील। क्या है? नंदा झील। नंदा झील की बात करें तो नंदा झील कहाँ है माय डियर? गोवा के अंदर है। नंदा झील कहाँ पे? गोवा में है। और 9 नंबर अगर साइट्स की बात करूं तो रंगनाथेलू। देखो साउथ के नाम भी आपको पता है
कुछ इस प्रकार के ही होते हैं रंगनाथिलु, जो कि कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, कर्नाटक में। ठीक है। और 10 नंबर जो साइट है वो है शिरपुर, जो कि है कहाँ है माय डियर फ्रेंड्स, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ये जो 10 साइट्स के मैं नाम आपको लिख चुका हूँ, ये जो है 3 अगस्त 2022 को जो है माय डियर फ्रेंड्स ये जोड़े गए थे। पहले कितने थे, 54 थे। इनके जुड़ने के बाद में टोटल कितनी हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, 64 जो साइट्स हो जाती है। और बची है जो ये 11 साइट्स जो 13 अगस्त 2022 को भी जोड़ी गई। इन 11 साइट्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ भी ये 11 साइट्स जो है माय डियर फ्रेंड्स कौन कौन सी जोड़ी गई हैं। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, 54 + 10 = 64 साइट हो जाती है, प्लस 11 साइट्स और मिलने के बाद में टोटल कितनी, 75 साइट हो जाती है। और ये 11 साइट कहाँ कहाँ पे थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप लिखो क्या, टपारा जो है, टपारा झील आपको पता है। टपारा झील कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, उड़ीसा के अंदर है टपारा झील। फिर हीराकुंड, टपारा झील, उसके बाद में लिखो हीराकुंड, हीराकुंड के बाद में अनसुपा झील, अनसुपा झील। ये तीनों के तीनों जो वेटलैंड्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है माय डियर, उड़ीसा के अंदर है। और अपनी कितनी हो जाती है, 1, 2 और 3। ठीक है। और 4 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यशवंत सागर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 4 नंबर यशवंत सागर। देखो अगर राजस्थान की बात करें तो यशवंत सागर ये कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, जोधपुर में है। तो और वैसे यशवंत सागर वेटलैंड जो इसकी बात हो रही है ये कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश एमपी में है। ठीक है। और 5 नंबर साइट्स की बात करूँ तो चित्रा गुड्डी पक्षी अभ्यारण्य। क्या, चित्रा गुड्डी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, चित्रा गुड्डी पक्षी अभ्यारण्य। और ये चित्रा गुड्डी पक्षी अभ्यारण्य की मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु के अंदर है। और 6 नंबर अगर मैं बात करूँ तो 6 नंबर आप लिखो सुचिंद्रम थेरूर, ये भी माय डियर फ्रेंड्स तमिलनाडु के अंदर है। और 7 नंबर अपने लिखो बहुपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी माय डियर फ्रेंड्स कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। और नेक्स्ट 8 नंबर जो है वो है कांजीरकुलम। ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा क्योंकि कांजीरकुलम जो कि तमिलनाडु का एक जिला है माय डियर। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जो है ज़्यादा जो वेटलैंड साइट्स को है 2000, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के अंदर वेटलैंड साइट्स को बनाया गया, तो आप क्या आंसर दोगे माय डियर फ्रेंड्स, क्या, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु की पहले मैं बात कर चुका हूँ कितनी, 5 साइट्स जो है, 6 साइट्स जो हैं जो पहले उसके अंदर कर चुका है। और अब देखो 1, 2, 3, 4 साइट्स जो हैं अब इसमें कर चुके हैं, 4 इसके अंदर, पहले 6 यानी 10 साइट्स जो है 2022 के अंदर 10 जो है वेटलैंड साइट ओनली ऑन तमिलनाडु से ही अपने ले लिए गए हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 की बात करें तो ठाणे क्रिक आप जानते हैं कहाँ पे है, ठाणे महाराष्ट्र के अंदर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ठाणे क्रिक आ जाता है महाराष्ट्र। नंबर 10 की मैं बात करूँ तो हाईगम जो है माय डियर फ्रेंड्स वेटलैंड रिजर्व क्षेत्र जो है। ठीक है, एक तो हाईगम वेटलैंड रिजर्व क्षेत्र और 11 पे आप शालबुग जो वेटलैंड क्षेत्र है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड, जम्मू एंड कश्मीर। यानी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं जो भी 2022 के अंदर जो भी नए वेटलैंड्स को माय डियर फ्रेंड्स जोड़ा गया है। तो आई थिंक इनके बारे में आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पर। देखो ये पता है, मैं फिर से बता दूं कि जो 75 साइट्स हैं उनके बारे में आपको उनके लोकेशन के बारे में तो माय डियर फ्रेंड्स पता होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन
इस प्रकार का जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं। अब देखो हुकेरा आर्द्रभूमि की मैं बात करता हूँ तो ये पंजाब में नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, यानी ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। रेणुका आर्द्रभूमि की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है माय डियर फ्रेंड्स। और रुद्र सागर झील की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, बिल्कुल राइट बात है। और सस्ता कामतोता झील की बात करें तो ये तमिलनाडु में नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये केरल के अंदर है। ठीक है, तो ये अपना 2 और 3 जो है राइट है, 1 और 4 जो है वो रॉन्ग है। इस प्रकार से अपना आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 140 नंबर माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन की। 140 नंबर क्वेश्चन का है क्या, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, जलवायु क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो कि विभिन्न देशों के उत्सर्जन अध्ययन के लिए वचनों की निगरानी करता है, क्या है माय डियर फ्रेंड्स। देखो जलवायु कार्रवाई ट्रैकर की बात करें तो ये एक ऐसा माय डियर फ्रेंड्स संगठन है जो कि जलवायु संबंधित, देखो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की बात करें यानी CAT की अगर बात करें तो ये जो है इसकी स्थापना माय डियर फ्रेंड्स कब होती है, 2009 के अंदर होती है, 2009 में। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है कि जो भी जलवायु परिवर्तन का जो डेटा है, जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी डेटा है उसको क्या है तैयार करना, ताकि जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो, क्या माय डियर फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग से जो वैश्विक तापन है, वैश्विक तापमान का मान जो है वो 2% यानी 2 डिग्री से ज़्यादा माय डियर फ्रेंड्स न बढ़े, वो इसके ऊपर क्या है ये कार्रवाई करता है। और इसके बनाने के बीच में जो है किसका सहयोग है, तो CAT के अंदर जो है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट प्लस क्लाइमेट एनालिटिक्स, इन दोनों के सहयोग से माय डियर फ्रेंड्स CAT का जो है स्थापना माय डियर फ्रेंड्स 2009 में की गई। अब देखो जलवायु संबंधित परिवर्तन के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी देखो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाता है, देखो अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस, यानी एक क्या है डेटाबेस तैयार करता है। यहाँ पे आप एक छोटी सी बात और नोट करो, क्या IPCC, ठीक है। देखो IPCC यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो है पैनल है, ठीक है। तो ये क्या है एक वैज्ञानिक ज्ञान को बताता है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका आंकलन करता है जलवायु का, और उसके ऊपर क्या अपने को आने वाले टाइम में प्रभावशील होगा उसके बारे में बताता है, ताकि अपने जलवायु जो है कितनी खतरनाक है, खतरे में है हम, और उसको अपने आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये एक पैनल है, क्या IPCC जो है एक पैनल है जो जलवायु के परिवर्तन पर क्या है एक नियम जो है बनाता है। अब देखो IPCC की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना जो है माय डियर फ्रेंड्स WMO यानी वर्ल्ड मरीन जो ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा UNEP, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, इन दोनों के तहत जो मिलकर इनके द्वारा कब की गई थी, ये 1900 माय डियर फ्रेंड्स 88 के अंदर इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक बातें थी जो मैं आप लोगों को मैंने बता दी। तो यहाँ पे अपना 140 नंबर जो क्वेश्चन है उसका अपने कंप्लीट से एनालिसिस कर चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 140 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि जलवायु समूह है दी क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। माय डियर फ्रेंड्स देखो जलवायु समूह एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स ये राइट बात है। देखो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जलवायु समूह क्या चीज़ है। माय डियर फ्रेंड्स देखो जलवायु समूह की अगर बात करें, जलवायु समूह है यानी क्लाइमेट ग्रुप की, तो ये जो है इसकी स्थापना जो है समूह की स्थापना कब होती है,
2003 के अंदर होती है माय डियर फ्रेंड्स। देखो समूह की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक लिख देता हूँ यहाँ पे, लंदन, न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है, लंदन, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली और बीजिंग, बहुत सारे जो क्षेत्र संस्थान है, जो क्षेत्र है, उनके द्वारा मिलाकर एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जो कि जलवायु समूह के रूप में काम करता है, जिसे कब 2003 में स्थापित किया गया, जो कि जलवायु के मुद्दे पर है। किसी भी प्रकार का कोई भी जलवायु का मुद्दा है उसके ऊपर ये बहस करते हैं और विचार करते हैं भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये जलवायु माय डियर फ्रेंड्स क्या है, ये NGO है, क्या है, NGO है, यानी एक गैर लाभकारी संगठन है। जो यहाँ पे ये बात कही गई है वो बिल्कुल राइट बात है। और एक छोटी सी बात यहाँ पे एक और नोट कर लो जलवायु ग्रुप के बारे में, और जो कि 2003 में इसकी स्थापना होती है माय डियर फ्रेंड्स। और जो कि और एक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ किया। देखो अब मैं बात करता हूँ किसकी, EP100 की। देखो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो EP100 की बात करें, EP100 की बात करें तो EP100 क्या है। देखो EP100 जो है, ये जो है देखो जो EP100 है माय डियर फ्रेंड्स, EP100 जो है ये भी इस जलवायु समूह का ही एक अंग है माय डियर फ्रेंड्स। किसका, इस जलवायु समूह का ही एक अंग है। और दूसरा जलवायु समूह के साथ साथ प्लस में एक अलायंस ग्रुप है। इन दोनों के द्वारा एक संचालित एक EP100 जो है। और EP100 जो है किसके लिए काम करता है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है जो नवीकरण ऊर्जा पर जोर देता है। क्या करता है, नवीकरण ऊर्जा के लिए ये जोर देता है, ताकि नवीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए और जितना हो सके इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर जो है जलवायु है वो क्या रहेगी, शुद्ध रहेगी। क्या रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, जलवायु जो है वो शुद्ध रहेगी। यानी 2 नंबर जो है अपना रॉन्ग हो जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यहाँ पे नहीं आएगा। और जलवायु समूह की भागीदारी से एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की है। तो ये जलवायु समूह है। और दूसरा कौन सा, अलायंस ग्रुप के द्वारा जो है माय डियर फ्रेंड्स की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने में उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों के साथ लाया गया है। बिल्कुल राइट बात है माय डियर फ्रेंड्स ये। तो ये अपनी बात जो है माय डियर फ्रेंड्स राइट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ भारतीय कंपनियों के EP100 के सदस्य हैं। बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोलिशन का सचिवालय। ये भी गलत बात है माय डियर फ्रेंड्स। देखो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स काम जो है नहीं करेगी। तो ये किसका सचिवालय, इसका यानी इस देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा जो एजेंसी है वो इसका सचिवालय नहीं है, अंडर 2। तो अंडर 2 के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि अंडर 2 गठबंधन क्या है मेरे फ्रेंड्स। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, अंडर 2 गठबंधन की, अंडर 2 जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरे फ्रेंड्स, तो अंडर 2 गठबंधन की अगर बात करें तो ये भी जलवायु समूह के अंतर्गत आता है मेरे फ्रेंड्स। यानी अंडर 2 का जो सचिवालय है वो कौन है मेरे फ्रेंड्स, क्लाइमेट ग्रुप है। यानी अंडर 2 का जो सचिवालय का काम जो करेगा वो कौन करेगा, द जलवायु समूह है, यानी द क्लाइमेट ग्रुप जो है अंडर 2 सचिवालय का यानी अंडर 2 गठबंधन है उसका सचिवालय का माय डियर फ्रेंड्स काम करेगा। और अब इसकी स्थापना कब, देखो द क्लाइमेट ग्रुप की स्थापना मैंने बताई थी कब होती है, 2003 के अंदर होती है। और अंडर 2 ऑर्गेनाइजेशन यानी अंडर 2 जो एक गठबंधन बनाया गया था, ठीक है, ये कब बनाया गया था माय डियर फ्रेंड्स, ये 19 मई 2015 को बनाया गया था। कब, 19 मई 2015 को। और उनका क्या लक्ष्य था, इनका लक्ष्य ये था कि 2050 तक हम जो भी कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का ऐसा उत्सर्जन जो कि जलवायु को हानि पहुंचाता है वो बिल्कुल क्या कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, शून्य
कर देंगे। इनका टारगेट माय डियर फ्रेंड्स ये था अंडर 2 गठबंधन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात भी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, अपना 1, 3, 4 जो है राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 142 नंबर क्वेश्चन की। तो यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपरोक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंब करता है। देखो यहाँ पे आपको एक बात बतानी है जो कि आर्द्र भूमियों के लिए एक बहुत ही बेस्ट बात जो है लिखता है। देखो अगर मैं बात करते हैं किसकी आर्द्र भूमियों के लिए, तो ऑब्वियसली बात है, जो आर्द्र भूमि की बात करते हैं जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को क्या कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अवशोषित कर लेते हैं, और जो कि जल के प्रदूषण को क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कम करते हैं। यानी जो भी यानी जो आर्द्र भूमियाँ हैं वहाँ अगर किसी भी प्रकार का पोल्यूशन जाता है, भारी धातुएं जो है पानी के जरिए समुद्र के अंदर जाती है, तो वो क्या कर लेती है, जो भारी धातु है, ठीक है, तो उसका वो अवशोषण कर लेती है। कहीं ना कहीं वो जो पर्यावरण प्रदूषण है या फिर वाटर प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, तो उसको कम करने का काम करती है। ये बिल्कुल राइट बात हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 143 क्वेश्चन की। तो WHO के वायु गुणवत्ता निर्देशांकों के संदर्भ में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। देखो PM 2.5, देखो WHO की बात करें तो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। क्या WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO ने 6 प्रदूषक जो बड़े हैं वो कौन कौन से प्रदूषक बताए गए हैं उनके बारे में बता लेता हूँ कि कौन कौन से। देखो PM यानी जो PM 2.5, PM10 और O3 ओजोन, और दूसरा NO2, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और एक बात ज़रूर नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर CO2 जो है वो प्रदूषण का काम नहीं करेगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्या निम्नलिखित प्रदूषणों में WHO के द्वारा ऐसे जो भी बातें हैं, क्या CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक प्रदूषक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्बन जो ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने को पता है पौधों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये नहीं होगी तो कहीं ना कहीं पौधों की वृद्धि जो है माय डियर फ्रेंड्स से रुक जाती है। पौधों के लिए भी ये अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। ये PM 2.5, PM10, O3, NO2, SO2 और CO, और CO2 कभी भी प्रदूषक का काम नहीं करती है माय डियर फ्रेंड्स, यानी क्योंकि ये ज़रूरी भी है अपने लिए। तो यहाँ पे जो बातें हैं, ये अपनी फर्स्ट बात जो है ये बिल्कुल राइट बात है। क्या 24 घंटा जो मध्य है कितना माय फ्रेंड्स, 15 ग्राम GM3 और 3 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और PM 2.5 का वार्षिक मध्य जो है 5 PGMS से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर जो है प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है मेरे फ्रेंड्स। और PM10 जो है फेफड़े के अवरोधक का वेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, PM10 जो पार्टिकल है वो क्या है, फेफड़ों का अवरोधन इस प्रकार से सीधा जो है कभी भी नहीं कर सकता है, और सीधा जो है वो रक्त में माय डियर फ्रेंड्स नहीं पहुंच पाता है। अगर PM 2.5 की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बात भी रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। ये राइट बात है, यानी 1 और 4 अपना राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या 144 क्वेश्चन की। क्या कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में आपको बताना है। देखो गुच्छी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। देखो गुच्छी है जो एक मशरूम टाइप से होता है, मेडिफरेंस से मशरूम का ही एक प्रकार है गुच्छी, ठीक है। और मशरूम की बात आ जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या ये कवक का ही एक रूप है, ठीक है। तो
देखो यह एक कवक है, बिल्कुल राइट बात है मेरे फ्रेंड्स। यह हिमालय वन क्षेत्रों में उगती है, बिल्कुल। देखो गुच्छी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर और ऊपर जो वहाँ क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाती है, यूके यानी उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में मेरे फ्रेंड्स। ये भी बात राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, गुच्छी का कोई वाणिज्यिक रूप से इसकी खेती नहीं की जाती है। 3 नंबर जो है रॉन्ग हो जाएगा, 1 और 2 अपना राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या पॉलीइथिलीन टरफ्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखो अगर मैं बात करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स पॉलीइथिलीन टरफ्थलेट की, तो ये एक प्रकार का माय डियर फ्रेंड्स क्या है, प्लास्टिक है। क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिक है। और इसके अंदर अगर अपने मादक पदार्थों को रखते हैं, क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मादक पदार्थों को रखते हैं तो ये ज़्यादा टाइम अगर इसके अंदर मादक पदार्थों को रहने देते हैं तो प्लास्टिक के साथ ये क्या कर लेता है माय डियर फ्रेंड्स, क्रिया कर लेता है और एक जहरीला, क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एक जहरीला जो पेय पदार्थ है ये बन जाता है। एक जहरीला माय डियर फ्रेंड्स क्या है, पेय पदार्थ जो है ये बन जाता है। एक जहरीला जो है माय डियर फ्रेंड्स पेय पदार्थ है बन जाता है। तो और दूसरी एक मैं इसकी एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जब भी, अब देखो ऑब्वियसली बात है पॉलीथीन की बात हो गई तो ये पोल्यूशन तो करेगा ही करेगा। यह पर्यावरण प्रदूषण के लिए तो बहुत ही है इसका प्रदूषण। जिस प्रकार से प्लास्टिक को आप नॉर्मल बातें ऐसे समझाऊं तो देखो प्लास्टिक जो है वो कितना खतरनाक होता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। देखिए इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्म को प्रबलित करके हेतु मिश्रित किया गया है, बिल्कुल राइट बात है। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय में रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है माय फ्रेंड्स। इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण कर अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स। देखो ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक है एक प्रकार से, तो इसका पुनर्चक्रण कर इसका अन्य उत्पाद बनाया जा सकता है। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए, देखो ये इसका निपाटन नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। देखो बिना गैस, देखो प्लास्टिक का ऑब्वियसली बात है जलेगा तो जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करेगा, CO2 भी रिलीज करेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और कुछ जो भारी धातुएं हैं माय डियर फ्रेंड्स वो भी रिलीज करेगा और NOx इसके ऑक्साइड भी रिलीज करेगा, ये भी रिलीज करेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं जो ये ग्रीन हाउस गैस के लिए भी उत्तरदायी है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बात जो है गलत हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है। देखो मेरे फ्रेंड्स ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गोल्डन महासिर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्डन महासिर क्या है। एक गोल्डन महासिर एक मछली है मछली है गोल्ड। और दूसरी बात एक ये भी नोट कर लेना, कभी भी महासिर वर्ड लिखा आ जाए तो ये नोट कर लेना कि ये एक प्रकार की मछली होगी और साथ ही साथ ये एक जलीय जीव होगा मेरे फ्रेंड्स। क्या होगा, जलीय जीव होगा महासिर। आपने बहुत सारे महासिरों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी है। और स्पून बिल की बात करें, इंडियन नाइट राइडर की बात करें तो व्हाइट आइबिस की बात करें तो ये तीनों के तीनों माय डियर फ्रेंड्स क्या ये पक्षी हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, और स्नो बिल के बारे में छोटी सी मैं बात बता दूँ कि ये जो स्नो बिल है माय डियर फ्रेंड्स ये एक प्रकार का जो है पक्षी है जो कि ज़्यादातर अपना जो भोजन है वो पानी के अंदर या समुद्र के अंदर कहीं भी है जो पानी के अंदर है। इसे जल पक्षी भी कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। क्या कहते हैं इसे, जल पक्षी भी कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगीकरण पादप है, यानी ऐसे कौन से यौगिक है जो है
जो कि नाइट्रोजन यौगिकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूं तो देखो हमेशा एक बात याद रखना, ऐसे पादप जिसके अंदर क्या राइजोबियम नामक एक पाया जाता है, क्या राइजोबियम राइजोबियम नामक जीवाणु जो हमारे फ्रेंड्स पाया जाता है, ठीक है। तो उस जो क्या करता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है माय डियर फ्रेंड्स, यानी नाइट्रोजन जो फिक्सेशन का जो काम करता है, जो क्या नाइट्रोजन को किस में माय डियर फ्रेंड्स, ये अमोनिया के अंदर तोड़ देता है। किस में? अमोनिया के अंदर तोड़ देता है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना। इनमें से कौन कौन से हैं, देखो अल्फाल्फा ये भी है माय फ्रेंड्स, और चौलाई की बात करें ये नहीं है, और चना भी है माय फ्रेंड्स, और तिप्तिया घास ये भी है, ठीक है। पालक नहीं है और कुल्फा भी नहीं है। कौन कौन से और जो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर काम देते हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। कौन कौन से और पादप, देखो बीन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीन्स है, तिप्तिया घास आप लोगों ने पढ़ लिया, अल्फाल्फा है और क्लोफर है, लोबिया, शंखपुष्प है, मेथी है, मूंग है, मेथी मूंग है, ठीक है, मेथी है, मूंग है, चना और अगानी किराई घास भी है, अगानी किराई घास जो है ये भी है। यानी ये जो है क्या माय डियर फ्रेंड्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का माय डियर फ्रेंड्स काम करते हैं। तो अपना राइट आंसर जो है वो कौन कौन सा हो जाएगा, 1, 3, 4, 1, 3 एंड 4 माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 148 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित स्थितियों में किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी बायो रोक टेक्नोलॉजी की बातें होती है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, जैव सेल प्रौद्योगिकी या बायो रोक टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये जो विशेष रूप से क्या माय डियर फ्रेंड्स प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ, क्या है मेडिसिन, प्रवाल भित्ति। देखो प्रवाल भित्ति आपको पता है कि दिनों दिन जो है प्रवाल भित्ति का जो है खतरा बढ़ता ही जा रहा है, यानी इनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा इनकी जो संख्याएं हैं वो कम होती जा रही है। और प्रवाल भित्ति के लिए आपको पता है कैल्शियम कार्बोनाइट जो मुख्य रूप से इनके खाद्य पदार्थ के रूप में या फिर इनके संरक्षण के रूप में काफ़ी यूज होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्रवाल भित्तियों में बहुत ऐसे माय डियर फ्रेंड्स पाया जाता है। देखो एक सिंपल सी बात बताऊँ तो जैव सेल प्रौद्योगिकी क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। और यहाँ पे राइट आंसर ये है कि क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली के लिए जैव सेल प्रौद्योगिकी का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताऊंगा भी ये कैसे वर्क करता है। अब देखो इस डायग्राम में माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखो इस डायग्राम में क्या है, यहाँ से जो करंट जो है माय डियर फ्रेंड्स इसमें डाला जाता है। देखो ये आपको यहाँ पे एक जाल दिख रहा होगा, तो ये स्टील की रोड होती है माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, स्टील की रोड होती है, ठीक है। उसमें इस प्रकार से एक जाल बनाया जाता है जिसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में जो है करंट को छोड़ा जाता है। और करंट को छोड़ने से आपको पता है कि एक साइड से तो क्या है ये एनोड हो जाता है, ठीक है, और एक साइड से माय डियर फ्रेंड्स ये क्या है, कैथोड हो जाता है। तो इस कैथोड वाले जो सिरे पर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यहाँ पर आके चिपक जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आके क्या है, चिपक जाते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर आकर चिपकने से जो है कोरल रीफ भी यहाँ पर आ जाती है, और कोरल रीफ को अपने लिए जो है कैल्शियम कार्बोनेट की कहीं और से ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो कोरल रीफ का है इसके अंदर क्या है माय डियर फ्रेंड्स सुरक्षा होती है, और साथ में उनका माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। इसी प्रकार से कोरल रीफ को बचाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मियावाकी पद्धति क्या है, 149 क्वेश्चन की। तो मियावाकी पद्धति क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी पद्धति है जिस पद्धति से क्या बहुत ही कम टाइम में वनों का जो है विस्तार किया जा सकता है, बहुत ही कम समय में वनों का विस्तार किया जा सकता है। मियावाकी की बात करें कि मियावाकी कौन है, तो वनस्पति एक शास्त्री जो है जापानी मियावाकी कौन थे, ये जापानी वनस्पति शास्त्री थे माय फ्रेंड्स, वनस्पति शास्त्री थे। तो उन्होंने एक ऐसी पद्धति बनाई थी जिसमें क्या बहुत ही कम टाइम में वनों का विस्तार किया जा सकता है।
तो जिसे क्या बोलते हैं, मियावाकी माय डिफरेंस पद्धति बोला जाता है। यानी बहुत ही कम टाइम में वनों का विस्तार करके इसे जंगल का रूप भी दिया जा सकता है। तो यानी यहाँ से अपन देख सकते हैं क्या, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सर्जन, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सर्जन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या 150 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। आपको बताना है कि किसका जो गठन है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुआ है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। देखो यहाँ पर लिखा है केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। देखो इन दोनों को तो आप नेगलेक्ट कर दो। देखो नेगलेक्ट इसलिए कर दो क्योंकि देखो ये खुद आप बोर्ड है, ये भी जिस प्रकार से ये है ना अधिनियम, उस प्रकार से ये आप खुद नियम है, ठीक है, बोर्ड है। तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण एक ऐसा नियम प्राधिकरण जो है इसके अंदर राइट हो जाएगा। देखो इसके अंदर मैं छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण 1986 के अधिनियम के तहत माय डियर फ्रेंड्स क्या है कि केंद्रीय इस जल बोर्ड का जो है इसका भी माय डियर फ्रेंड्स कब गठन किया गया था, 1986 में। 1986 की जो धारा है वो 4 के तहत, कौन सी धारा, 4 के तहत माय डियर फ्रेंड्स इसका गठन जो है किया गया। और केंद्रीय भूजल बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना माय डियर फ्रेंड्स 1970 में होती है। और किसके द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना होती है, कृषि मंत्रालय द्वारा 1970 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यानी यूनाइटेड नेशन कैंड्रिशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके प्रक्षेपण के अधीन काम करती है। ये बिल्कुल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। पारंपरिक रूप से प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है, ये भी रॉन्ग है माय डियर फ्रेंड्स। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व यूएन सदस्यों काम है। क्या है इसका, सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही काम है, यानी राइट 3 नंबर है जो अपना राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन करते हैं 152 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखो ध्रुवीय कोड की अगर मैं बात करता हूँ कि जो भी समुद्री अपने परिचालक होते हैं, समुद्री परिचालक होते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं, समुद्री ध्रुवीय कोड का। देखो इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि परिचालन में ये क्या है, सुरक्षा इसमें रहती है कि वो इस प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, क्योंकि पूरे समुद्र में नहीं पता चलता है कि उसके एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो वो इसका यूज़ करते हैं। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसको कब इसको अपनाया गया, तो IMO यानी इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन, IMO ने इसको कब 2014 के अंदर माय डियर फ्रेंड्स अपनाया, किसको, ध्रुवीय कोड को। देखो इसमें क्या, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ये 1 नंबर यही राइट अपना आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ग्रीन वार्षिक शब्द का सर्वोत्तम मतलब वर्णन है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं किसकी, ग्रीन वार्षिक की। ग्रीन वार्षिक का मतलब ये है कि कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है, क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, इको फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। यानी उस प्रोडक्ट से क्या है, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का यानी परिस्थितिकी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करता है कि कंपनी के उत्पाद परिस्थितिकी अनुकूलनी और पर्यावरण के रूप से उपयुक्त होनी चाहिए। अपनी पहली जो है बात राइट हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 154 क्वेश्चन की। तो 154 में क्या, वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखो वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, बिल्कुल राइट बात है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, वन्य जीव ऑब्वियसली बात है सरकार की संपत्ति है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या फिर उससे बाहर हो,
तो उसका संरक्षण उतना ही होगा। बिल्कुल राइट बात है। यदि किसी सुरक्षित वन्य जीव का मानव जीवन के लिए क्या हो जाए, खतरा हो जाए, तो अच्छा हो कि आशंका हो, तो उसे जीव को पकड़ने या मार दिया जाने का प्रावधान है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कोई इसमें बात नहीं कही गई है। यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर मैं बात करूँ, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि किसी जीव को मारा जाए या कुछ कहे जाए। सिर्फ और सिर्फ यही बात की जाएगी कि मतलब ये मारे जाने योग्य है, या कौन सा जीव जो है मारे जाने योग्य है। ऐसी ही बात कही है कि कौन सा जीव मानव जीव को नुकसान पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है, उस जीव के साथ क्या करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो यानी 3 नंबर जो है बात हमारे फ्रेंड से रॉन्ग हो जाएगी, 1 और 2 अपनी राइट हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में काम करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है चींटी। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चींटी। देखो चींटी की अगर मैं बात करूँ, चींटी की एक प्रजाति है क्या, एंटीनी। ये भी अच्छे से नोट कर ला, चींटी की एक प्रजाति है क्या, एंटीनी। एंटीनी जो है माय डियर फ्रेंड्स एक कवक की भी खेती करती है। उस कवक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, कौन से कवक की जो खेती करती है, ये करती है बेसिड, बेसिड ओएसिस, बेसिड ओएसिस। इस प्रकार के कवक का नाम है माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर वे से मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। बेसिड ओएसिस नामक का एक कवक का है जो जिसकी खेती के रूप में आप मान सकते हैं। क्या ये चींटी जो है, कौन सी, एंटीनी नामक चींटी जो है इस प्रकार का कवक जो है निर्माण करती है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 155 का चींटी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो क्या निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं कि कौन से सही है और कौन से माय डियर फ्रेंड्स गलत है। इसमें बोला कि परासूक्ष्म कण मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति के अस्तित्व में नहीं है। देखो ऑब्वियसली बात है, देखो परासूक्ष्म या नैनो पार्टिकल्स है, जरूरी नहीं है कि ये मानव निर्मित है। देखो प्रकृति के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं, ये दोनों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। देखो कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म